नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी स्पेशलाइजेशन के अंदर जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए पेपर नंबर 9 जो है थेरेपिस्ट का। ये थोड़ा सा जो है वो कठिन पेपर होता है। ज़्यादातर बच्चों के इसके अंदर बैक आने की संभावना होती है। तो यहाँ पर अपन थेरेपिस्ट का जो पेपर है उसको भी देख लेते हैं, चिकित्सा विज्ञान जिसको अपन हिंदी के अंदर कहते हैं। इसके अंदर वही आपको 5 यूनिट जो है वो देखने के लिए मिलेंगी। एक एक यूनिट को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट यूनिट के अंदर हम नैदानिक उपचारों की अवधारणा और समझ पढ़ेंगे। इसमें अपन 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.1 के अंदर विकासात्मक विकलांगता वाले बच्चों के लिए उपचारों की परिभाषा, आवश्यकता और महत्व। यहाँ पर अपन को जो भी पॉइंट अपन के 1.1 के अंदर दिया गया है विशेष रूप से हमें उसी पॉइंट की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि जो प्रश्न निकल के आता है वो प्रश्न जो है वो आपको उसी जगह से निकलता है जहाँ से आपको सिलेबस के अंदर जो है पॉइंट दिया गया है। तो सिलेबस के अंदर मतलब हम यदि पढ़ें तो हमको पढ़ने के लिए यहाँ पर दिया गया है कि विकलांग बच्चे जो होते हैं, विकासात्मक विकलांगता वाले बच्चे जो होते हैं, उनके उपचारों की क्या परिभाषा है, क्या आवश्यकता है और उसका महत्व क्या है। तो ये चीज हमको यहाँ पर देखनी होती है। तो चलिए अपन यहाँ पर देखते हैं कि जब लोग थेरेपी के बारे में सोचते हैं तो वे अक्सर सोचते हैं कि समर्थन और सलाह लेने से पहले कोई बड़ा मुद्दा होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। थेरेपी सीखने के बारे में बच्चों के लिए और माता पिता के लिए यह है आपके बच्चे को घर और स्कूल में आगे बढ़ने और खुश रहने की क्षमता का समर्थन करने के लिए सब सर्वोत्तम उपकरण ढूंढने के बारे में है। मतलब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए, चाहे वो स्कूल जाएं, चाहे वो घर में रहें, चाहे वो अपना कोई भी काम करें, तो उसके लिए जो हमारी थेरेपी है ये उस बच्चे को सर्वोत्तम क्या करती है, समर्थन प्रदान करती है, सर्वोत्तम उपकरण उनके लिए प्रोवाइड कराती है। तो थेरेपी के बारे में यदि किसी के मन में किसी प्रकार की कोई गलत फहमी है तो उस गलत फहमी को जो विकलांग बच्चों के जो माता पिता हैं, परिजन हैं, वो बिल्कुल इसको दूर कर लें। यहाँ पर मुकाबला करने का कौशल हासिल करें। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात जो कोई भी माता पिता कर सकता है वह है कि अपने बच्चे को तनाव से निपटने का तरीका सिखाना। हमारी तेज तर्रार गहन दुनिया में हम बहुत कम डाउन टाइम के साथ उच्च तनाव के स्तर के साथ रह रहे हैं। मतलब ज़्यादातर क्या है कि हम तनाव के अंदर रहते हैं। तो तनाव को सबसे पहले दूर करना है। यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी माता पिता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने बच्चे को तनाव से निपटने का तरीका सिखा दे। कि बच्चा जो हमेशा ही तनाव के अंदर रह रहा है, हमेशा चिंताग्रस्त रह रहा है, तो उस चिंताओं को, उसकी चिंताओं को दूर करने का क्या है तरीका, हमको उस बच्चे को बताना चाहिए, या उनकी तनाव किस कारण से है उस कारण को हमें दूर करना चाहिए। यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मन शरीर संबंध बनाएं। तनाव को प्रतिबंधित करने का तरीका सीखने के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है मन शरीर के बीच संबंध बनाने की क्षमता रखना। हम सभी के शरीर में तनाव रहता है और हम में से कुछ लोग मस्तिष्क के तनावग्रस्त होने पर अपने शरीर द्वारा हमें दिए जाने वाले अलर्ट को बेहतर ढंग से नोटिस कर पाते हैं। यदि हमारे शरीर के अंदर तनाव रहता है, बहुत से लोग क्या है, यहाँ पर आपको जो पॉइंट के अंदर दिया गया है मन शरीर संबंध, मतलब मन और शरीर इन दोनों को आपस में क्या है कि हमको संबंध मजबूत रखना है। यदि हमारा शरीर जो है वो तनावग्रस्त में है, हमारा शरीर चिंताओं में है, तो यहाँ पर अपन को देखना है कि जो हमारा जो मस्तिष्क है, ठीक है ना, वो जब तनावग्रस्त होता है तो हमारे शरीर को एक निर्देश देता है, हमारे शरीर को बताता है कि भाई मैं तनावग्रस्त हूँ। तो उस समय कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें महसूस होती है। जैसे यहाँ पर दिया गया कि जब हम सीने में जकड़न, पसीना आना, हृदय गति में वृद्धि को पहचानना सीख जाते हैं तो हमें एक पल रुकना होगा और संतुलन में वापस आना होगा। यदि हमारे हृदय की जो गति है वो असंतुलित हो गई है, सीने में जकड़न है, पसीना आ रहा है, ठीक है, हृदय गति में वृद्धि हो गई है, तो उस समय अपन को क्या है कि बिल्कुल शांति से एकदम अपने जो शरीर का जो असंतुलन है उस असंतुलन को हमको क्या करना पड़ेगा, संतुलन में वापस लाना पड़ेगा। ठीक है। चिकित्सक बच्चों और वयस्कों को सोमैटिक थेरेपी नामक एक प्रकार की थेरेपी के साथ मन शरीर संबंध बनाने के निर्देश देते। इसके अंदर जो सोमैटिक थेरेपी नामक थेरेपी जो होती है, इससे क्या है उस बच्चे का
मन और शरीर इन दोनों के बीच में जो संबंध उसको स्थापित करने का निर्देश दिया जाता है। ये थेरेपी इसमें क्या होती है, कारगर होती है। स्वयं नियमन प्राप्त करें। सीखने की अक्षमता के कई लक्षण सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अनियमित होने के कारण होते हैं, जिससे व्यवहार और भावनात्मक विनियमन प्रभावित होता है। जब बच्चे या किशोर स्थितियों, लोगों या उत्तेजनाओं पर अधिक प्रतिक्रिया करने के पैटर्न में आ जाते हैं, तो प्रत्यक्ष चिकित्सीय सहायता के बिना उन्हें उस पैटर्न को तोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। स्वयं नियमन की कठिनाइयों के न्यूरोबायोलॉजिकल कारणों को अक्सर सीखने की अक्षमता के लक्षणों के साथ भ्रमित किया जाता है। इसमें अपन को एक चीज देखनी है, यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, ये क्या हो जाता है जब अनियमित होता है, तो अनियमित होने के कारण होते हैं जिसमें व्यवहार और भावनात्मक विनिमय प्रभावित होता है। मतलब हमारा या बच्चे का व्यवहार और बच्चे की जो भावनाएं हैं वो क्या होती हैं, वो प्रभावित हो जाती है। जब उसका नर्वस सिस्टम जो है वो डाउन हो जाता है, तो उसकी ये भावनात्मक और विकास, ये दोनों ही जो है वो प्रभावित होता है। तो इसको बदलने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, बच्चे के लिए थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं। कार्यकारी कार्यप्रणाली सिखाएं। अक्सर एडीएचडी या सीखने की अक्षमता जैसे निदान कार्यकारी कार्य संबंधी समस्याओं के कारण उत्पन्न होता है। कुछ व्यक्तियों में आसानी से ध्यान केंद्रित करने और व्यवस्थित होने की प्राकृतिक क्षमता होती है, जबकि अन्य में नहीं होती। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनमें प्राकृतिक रूप से ही क्षमता होती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें प्राकृतिक रूप से क्षमता नहीं होती है, उनमें कृत्रिम रूप से क्षमता पाई जाती है, जबकि अन्य में नहीं होती। मस्तिष्क का अग्रभाग हमारे कार्य और व्यवहार को संगठन और व्यवस्था प्रदान करते हुए कार्यकारी कार्य कौशल को नियंत्रित करता है। हमारे मस्तिष्क का जो अग्र विभाग है, अग्र भाग जो है, आगे का जो भाग है, ये हमारी पूरी व्यवस्थाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कार्यकारी कार्यों में भविष्य के लिए योजना बनाना, रणनीतिक सोच, प्रतिक्रिया देने में बाधा डालने या देरी करने की क्षमता, स्वयं नियमन, व्यवहार शुरू करना और गतिविधियों के बीच लचीले ढंग से बदलाव करना शामिल है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, जैसे वो अपने भविष्य के बारे में कोई योजना बना रहा है, कार्य योजना बना रहा है कि मुझे भविष्य के अंदर क्या करना है, आगे चल के मुझे कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन से क्षेत्र के अंदर जाना है। रणनीतिक सोच, कोई रणनीति हम तैयार कर रहे हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या भविष्य में कुछ बनने के लिए। और उसमें प्रतिक्रिया देने में बाधा डालने या देरी करने की क्षमता, और यदि उस कार्य के अंदर हमें कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो बाधा डाल रही है या हमारे कार्य को देरी से करने का प्रयत्न कर रही है। स्वयं नियमन करना, व्यवहार शुरू करना और गतिविधियों के बीच लचीले ढंग से बदलाव करना। लचीले ढंग से मतलब आसानी से बदलाव हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे मस्तिष्क के अग्रभाग से इनको देखा जाता है और सोचा जाता है। सामाजिक कौशल और सामाजिक सोच सीखें। अधिकांश लोगों के लिए मित्रता विकसित करना और बनाए रखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हालांकि कुछ विशेष आवश्यकताओं के लिए बच्चों और किशोरों में विकासात्मक देरी या नैदानिक मुद्दे हो सकते हैं जो उनके सामाजिक कौशल में हस्तक्षेप करते हैं। काफ़ी लोग जो होते हैं वो अपने मित्र बनाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बहुत जल्दी से किसी को भी अपना मित्र बना लेते हैं, बहुत जल्दी वो किसी की बातों में फंस जाते हैं और उनसे मित्रता कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी समय से एक साथ रहते हुए या काफ़ी समय से एक साथ बैठने उठने पढ़ने लिखने, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो मित्रता का भाव नहीं आ पाता है। तो ये सब अपनी अपनी जो है व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं। सामाजिक सोच और सामाजिक कामकाज सहित सभी क्षेत्रों में विकासात्मक अंतराल हो सकता है, जैसे सामाजिक संपर्क शुरू करना, सामाजिक संपर्क बनाए रखना या सामाजिक व्यवहारिकता को समझना। सामाजिक संपर्क शुरू करना, बनाना और व्यवहारिकता को समझना, मतलब बहुत से विकलांग बच्चे या सभी प्रकार के जो सामान्य बच्चे भी होते हैं, तो वो समाज के अंदर व्यवहार बनाने की शुरुआत कैसे करते हैं, इसके बाद में उनको बनाए कैसे रखते हैं, इसके बाद में उनका व्यवहार जो है या दूसरे का जो व्यवहार है उसको किस प्रकार से वो समझ पाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी सामाजिक व्यवहार के अंदर आती है, सामाजिक कौशल और सामाजिक सोच के अंदर आती है। इतना सा आप पढ़ लो बस कि कुछ ऐसे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं। कुछ लोग जल्दी मित्रता बना रहे हैं, कुछ लोग जल्दी मित्रता नहीं बना रहे हैं। कुछ लोगों का जो है समाज के साथ में अपना संपर्क या संबंध बनाने का जो है वो शुरुआत कर रहे हैं, इसके बाद में संबंधों को बनाए रख रहे हैं, इसके बाद में उनकी व्यवहारिकता का अनुभव कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं।
आत्मसम्मान में सुधार करें। आत्मसम्मान मतलब खुद की सम्मान में। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अक्सर एक छात्र के रूप में अपने काम में सफल नहीं होते। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं वो विशेष रूप से अपने काम में सफल नहीं होते हैं। अपने काम में उन्हें ध्यान देने, पढ़ने, सामाजिक मेलजोल या ऐसे मुद्दों के संयोजन में कठिनाई हो सकती है जो उनके आत्मसम्मान को कम करते हैं। मतलब ऐसे कार्यों में उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है जो उनके आत्मसम्मान को कम करते हैं। ये सभी के लिए भी हो सकता है, जैसे आज हम भी नॉर्मल जो लोग हैं वो भी सभी अपने आत्मसम्मान पर विशेष ध्यान देते हैं कि भाई अपना सम्मान तो पहले बचना चाहिए, इसके बाद दूसरी बातें हैं। आत्ममूल्य की भावनाओं को बेहतर बनाने के तरीके खोजने के लिए चिकित्सक के साथ काम करने से बहुत बड़ा अंतर आ सकता है और बाद में उच्च जोखिम वाले व्यवहार को रोका जा सकता है। और यदि कोई बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है, आत्ममूल्य की भावनाएं जो हैं उसकी सुदृढ़ नहीं है, तो उनको और सुदृढ़ करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए अपन एक चिकित्सक की सहायता ले सकते हैं और वो चिकित्सक आपकी सहायता करके और आपके व्यवहार में बहुत ज़्यादा या आपके आत्मसम्मान में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है ना। ताकत और कमजोरियों को समझें। मतलब आपके अंदर कौन सी ताकत है और कौन सी कमजोरी है। ताकत और कमजोरी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए बहुत सारे कार्य एक चुनौती हो सकते हैं। वे केवल वही देखते हैं जो वे नहीं कर सकते। आपको पता है कि हर व्यक्ति, हालांकि ये विकलांग व्यक्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति की यही विशेषता होती है कि जिस कार्य को करने में वह सक्षम नहीं है उस कार्य के बारे में ज़्यादा सोचता है। मुझे गाड़ी चलाना आता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं गाड़ी चलाने के बारे में सोचूंगा ही नहीं। लेकिन यदि किसी को नहीं आती है तो वो सोचेगा यार मेरे को भी गाड़ी चलानी आती, मज़ा आ जाता, मैं भी गाड़ी चला के ले जाता, मेरे को बहुत आनंद आता। तो ये जो जिस चीज़ को नहीं जानता है उसको सीखने के लिए या उसके बारे में वो ज़्यादा सोचता है। यहाँ पर वही चीज़ आपको बताई गई है और वो एक क्या होती है, चुनौती होती है। परामर्श स्वयं के सभी भागों को समझने के बारे में है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए ताकत और कमजोरियों की पहचान करने से उन्हें अनुकूलन करने और अधिक आराम से सीखने में मदद मिल सकती है। यदि बच्चा जो है, जैसे माना कि अभी हमने गाड़ी का एक एग्जाम्पल देखा, मैं गाड़ी चला रहा हूँ लेकिन दूसरा स्टूडेंट मुझे देख रहा है, कोई भी व्यक्ति मुझे देख रहा है और वो नहीं जानता है तो वो सोचेगा भाई गाड़ी चलाने में बड़ा आनंद आता, मैं भी गाड़ी चलाना जानता तो मैं भी गाड़ी चलाता। अब उसके सामने ये चुनौती है कि उसके पास गाड़ी चलाने की क्षमता है या नहीं है, वो गाड़ी चला सकता है या नहीं चला सकता है। तो ये हमारी क्या है, ताकत है। यदि वो नहीं चला सकता है, यदि वो उस कार्य को करने में समर्थ नहीं है तो ये उसकी कमजोरी है। यदि वो उस कार्य को करने में समर्थ है तो ये उसकी क्या है, ताकत है। तो वो उस कार्य को करने लग जाएगा या सीख जाएगा। ओके। भावनाओं से जुड़ें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और किशोरों को तनाव और चिंता के कारण अपनी भावनाओं से जुड़ने में कठिनाई हो सकती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और किशोरों को तनाव और चिंता के कारण अपनी भावनाओं से जुड़ने में, ज़्यादातर ये बच्चे जो होते हैं वो तनाव और चिंताओं में रहते हैं और इसी कारण ये भावनाओं से कम जुड़ पाते हैं। मतलब हमेशा ये चिंता में रहते हैं कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं किसी के साथ बात नहीं कर सकता, बैठ नहीं सकता, आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, जो भी है सब कार्य में उनको कठिनाई होती है। तो वो अपने आप में तनावग्रस्त हो जाते, चिंताग्रस्त हो जाते। और चिंताग्रस्त होने के कारण क्या होता है कि उनको भावनाओं से जुड़ने में कठिनाई आ जाती है। तो चिकित्सक बच्चों को भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने में मदद करते ताकि वे तनाव से अभिभूत होने के बजाय उनकी भावनाओं से जुड़ सके। अब इस समय फिर थेरेपी का क्या काम आ जाएगा, चिकित्सा का क्या काम आ जाएगा, चिकित्सक का क्या काम आ जाएगा कि वो उन बच्चों को भावनाओं के बारे में क्या करता है, समझाता है, भावनाओं से जोड़ने का उनको प्रयास करता है। यहाँ पर लिखा कि चिकित्सक बच्चों को भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने में मदद करते हैं, उनको बताते हैं, भावनाओं को शब्दों के द्वारा उनके सामने प्रदर्शित किया जाता है और भावनाओं से उनको जोड़ा जाता है। ये सब थेरेपी के कार्य हैं। पालन पोषण सहायता। अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की सहायता के लिए किसी प्रशिक्षित चिकित्सक से सही मार्गदर्शन प्राप्त करना अमूल्य हो सकता है। ठीक है ना। कोई भी अपना विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है और यदि उसको किसी प्रशिक्षित डॉक्टर की
प्रशिक्षित चिकित्सक की सहायता की उसको ज़रूरत है, तो उसका मार्गदर्शन प्राप्त करना अमूल्य हो सकता है। अमूल्य मतलब जिसका मूल्य ना हो। यदि कोई एक विकलांग बच्चा है, यदि उसकी किसी ने कोई हेल्प कर दी और वो हेल्प उसके लिए बहुत अच्छी काम आ गई, तो ये उसके लिए भैया अमूल्य उपहार होगा। ये उसके लिए क्या हो जाएगा? अमूल्य उपहार हो जाता है। अमूल्य उपहार क्यों? क्योंकि ये उसके लिए उसके जीवन को बदलने के लिए बहुत उपयोगी होता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर आपको जाननी चाहिए। कुछ माता पिता के लिए परामर्श का अर्थ कठिन पालन पोषण के क्षण में कोचिंग प्राप्त कर, और बहुत से माता पिता ऐसे होते हैं जिनको कोई चीज़ का पता नहीं होता है, लेकिन जब उसको अच्छा परामर्श मिल जाता है चिकित्सक के द्वारा, और अच्छा परामर्श मिलने के बाद में वो उनके लिए क्या हो जाता है? उपयोगी हो जाता है, और वो एक कोचिंग प्राप्त करने जैसा होता है। दूसरों के लिए इसका मतलब नियमित सहायता प्राप्त करना है, जो आपके बच्चे के नैदानिक मुद्दों का समाधान करता है। चिकित्सक माता पिता को बचपन और किशोर अवस्था की बाधाओं से निपटने में मदद कर सकते हैं, जो अक्सर विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण होते हैं। ये जो चिकित्सक होते हैं माता पिता को बचपन और किशोर अवस्था की बाधाओं से निपटने में क्या करते हैं? मदद करते हैं, कि बच्चा चाहे बचपन में हो चाहे वो किशोर अवस्था में हो, उसकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से निपटने के लिए चिकित्सक हमारी क्या करते हैं? मदद करते हैं। आगे अपन देखते हैं 1.2। 1.2 के अंदर अपन पढ़ेंगे व्यवहार थेरेपी, समस्या व्यवहार का प्रबंधन, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, सीबीटी, सकारात्मक व्यवहार हस्तक्षेप समर्थन, पीबीआईएस। ये चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जो है वो पढ़ने वाले हैं। समस्या व्यवहार सभी व्यवहारों की तरह एक कार्य करता है। आमतौर पर इनमें से एक यदि हो वो कार्य करता है क्या? ध्यान आकर्षित करने के लिए। आप किसी का ध्यान आकर्षित कर लोगे अपनी तरफ, उसके लिए काम आता है। किसी वांछित वस्तु या गतिविधि तक पहुंचने के लिए, यदि हमें कोई वस्तु प्राप्त करनी है या कोई हमको एक्टिविटी करनी है, कोई गतिविधि करनी है, तो उस तक मुझे पहुंचना है, तो उस तक पहुंचने के लिए ये कारगर होता है। किसी अनचाहे कार्य से बचने के लिए, जिस कार्य को आप नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, तो उस अनचाहे कार्य से बचने के लिए अपन इस ये कारगर होता है। एक संवेदी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, एक संवेदी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी ये क्या होता है? कारगर होता है। आपके बच्चे के कठिन व्यवहार के निम्नलिखित विशिष्ट ट्रिगर भी हो सकते हैं। कठिन व्यवहार के क्या कारण हो सकते हैं? देखो, दिनचर्या एवं अनुष्ठान। एएसडी से पीड़ित बच्चे अक्सर पूर्व अनुमेय वातावरण पसंद करते हैं, और यदि उनकी परिचित दिनचर्या टूट जाती है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आमतौर पर स्कूल से घर जाने का रास्ता बदलते हैं तो आपका बच्चा परेशान हो सकता है। दिनचर्या मतलब जो भी काम उसका चल रहा है रेगुलर जिस तरीके से, और यदि आपने उसमें से थोड़ा सा भी बदलाव कर दिया, तो बच्चा जो है वो चिंता में आ जाता है, परेशान हो जाता है। तो हमें उसकी दिनचर्या जैसे चल रही है वैसे ही उसको, जैसे माना कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया कि बच्चा जिस रास्ते से स्कूल जाता है और जिस रास्ते से स्कूल आता है, यदि आपने वो रास्ता चेंज कर दिया, तो वो उसी बात से क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है। बदलाव हो सकता है कि आपका बच्चा ये समझ न पाए कि एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि की ओर बढ़ने का समय आ गया है, या आमतौर पर विकासशील बच्चों की तरह आपका बच्चा भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। बच्चा इस बात को नहीं समझ पाता है कि हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि की तरफ आप अपने बच्चे को बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहा है बच्चा, इस चीज़ को वो समझ नहीं पाता है। इसके बाद अपन का आ जाता है इसमें संवेदी संवेदनाएं। संवेदी संवेदनाएं, देखिए
एएचडी से पीड़ित बच्चों में अक्सर संवेदनशीलता होती है और वो विशेष सतहों या वस्तुओं को महसूस करना या छूना पसंद कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे को छूने की अनुमति नहीं दी गई तो वे परेशान हो सकते हैं। मतलब यदि आप किसी भी चीज़ को वस्तु को या किसी भी और कोई फल है, सब्जी या कोई वस्तु है, उसको छूने की उनके अंदर क्या होती है, एक इच्छा होती है। और यदि आपने उस बच्चे को वो वस्तु छूने नहीं दी तो वो बच्चा क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। ये संवेदी है। संवेदी अधिभार, यदि आपके बच्चे के आसपास बहुत कुछ हो रहा है, यदि उससे कोई विशेष शोर भारी लगता है या यदि रोशनी बहुत तेज है तो वह परेशान हो जाता है। यदि अपन के आसपास के क्षेत्र में क्या है, जैसे हमारा घर है, तो उस घर में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा शोर जो है उस बच्चे को पसंद नहीं है, ठीक है ना, तो वो परेशान हो जाता है। यदि रोशनी बहुत तेज है, लाइट बहुत ज़्यादा जल रही है और वो लाइट उसको पसंद नहीं आ रही है तो भी वो परेशान हो जाता है। अवास्तविक उम्मीदें, यदि सभी बच्चों की तरह एएचडी से पीड़ित आपका बच्चा भी निराश हो सकता है यदि उससे कुछ ऐसा करने की अपेक्षा की जाए जिसके लिए उसके पास कौशल नहीं है, जैसे कि स्वतंत्र रूप से कपड़े पहनना। और यदि आपने जिस कार्य को करना बच्चा नहीं जानता है और यदि उस कार्य को करने के लिए आपने उस बच्चे से कह दिया कि भाई आप इस कार्य को करो और वो उस कार्य को करना नहीं जानता है तो भी बच्चा परेशान हो जाता है। जैसे यहाँ पर बताया एक एग्जाम्पल कि स्वतंत्र रूप से कपड़े पहनना, कि आपसे आपने कह दिया कि बेटा कपड़े पहन ले, कपड़े पहन ले मतलब हम उसकी स्वतंत्र रूप से पहनेगा, वो हम उसकी कोई हेल्प उसके अंदर नहीं करेंगे, तो वो बच्चा परेशान हो जाता है, वो बच्चा अपने कार्य को कर नहीं पाता है। एक होती है इसमें थकान। एएचडी से पीड़ित बच्चों को नींद की समस्या हो सकती है। यदि आपके बच्चे को पर्याप्त अच्छी गुणवत्ता वाली नींद नहीं मिल रही है तो यह दिन के समय व्यवहार में कठिनाई पैदा कर सकता है। नींद की समस्या भी इनको होती है। यदि आपके कोई भी आपके घर में ऐसा बच्चा है, यदि उसको नींद नहीं आ रही है, नींद की समस्या है, तो भी वह परेशान हो जाता है। असहजता, इसमें त्वचा पर कपड़ों का एहसास, कांटेदार निशान, गीली पैंट, उभार या दर्द जैसी चीज़ें शामिल हो सकती है। यदि आपको संदेह है कि आपके बच्चे के व्यवहार के कारण कोई चिकित्सीय स्थिति हो सकती है तो अपने चिकित्सक से जांच करें। मतलब यदि कोई बच्चे को आपने कोई कपड़े पहना रखे हैं और उन कपड़ों में कोई चीज़ चुभ रही है या वो भारी है या उसमें से कोई उभार वगैरह या कोई उसमें एहसास करने वाली जो चीज़ें हो उनसे बार बार उसके शरीर को टच कर रही है, तो ऐसी चीज़ें भी उस बच्चे को क्या है, परेशान कर देती हैं। और यदि आपको लगता है कि हमारे बच्चे को इसमें चिकित्सीय सहायता की ज़रूरत है तो आप अपने बच्चे को चिकित्सक के पास ले जाकर उसकी सहायता ले सकते हैं। अन्य शर्तें, आपके बच्चे में एएचडी के साथ साथ मिर्गी, मूड डिसऑर्डर या एडीएचडी जैसी अन्य स्थितियां भी हो सकती हैं। ये सभी कठिन व्यवहार का कारण बन सकते हैं। एक चिकित्सीय मूल्यांकन आपको इन स्थितियों को पहचानने और प्रतिबंधित करने में मदद करेगा। बच्चे को और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे वो उसको मिर्गी आती है या उसको मूड डिसऑर्डर है या एडीएचडी जैसी अन्य कोई समस्याएं हैं, तो उसके कारण भी वो बच्चा जो है वो परेशान हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं अपन। आगे हमारे पास में आया व्यवहारिक हस्तक्षेप। आगे हम देखेंगे व्यवहारिक हस्तक्षेप। व्यवहारिक हस्तक्षेप के अंदर अब एएचडी बच्चों के लिए स्थापित उपचार माना जाता है। ये क्या है, स्थापित उपचार, मतलब जो उपचार हमने स्थापित किया है ये उपचार उसको माना जाता है। हालांकि उनसे सामान्य कामकाज की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। वे एएचडी के मुख्य लक्षणों में सुधार कर सकते हैं। मुख्यतः उपचार के पहले 12 महीनों में व्यवहारिक हस्तक्षेप वे हैं जिनमें व्यवहार संशोधन के सिद्धांतों के आधार पर बाध्य सीखने की तकनीकें हस्तक्षेप दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता का निर्माण करती है। यहाँ पर अपन को उन कामकाज के बारे में बात की जाती है जिनकी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, मतलब जिनकी हम उम्मीद नहीं कर सकते, ऐसे कामकाज के बारे में भी यहाँ पर बात की जाती है। ये क्या है कि एएचडी के जो बच्चे होते हैं उनके मुख्य लक्षणों में सुधार कर सकते हैं। मुख्यतः ये क्या करते हैं, उपचार के पहले 12 महीनों में, उपचार जब शुरू होगा तो पहले 12 महीनों में कुछ परिवर्तन उस बच्चे के अंदर जो है वो दिखने लग जाता है।
इसमें अपन संज्ञानात्मक व्यवहार की तकनीकें भी यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट जो है अपन को वो सारी चीज़ें थोड़ी सी पढ़ लेनी है। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, सीबीटी जिसको अपन बोलते हैं, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी एक टॉकिंग थेरेपी है जो आपके सोचने और व्यवहार करने के तरीके को बदलकर आपकी समस्याओं को प्रतिबंधित करने में मदद करती है। ये क्या है, सोचने और व्यवहार करने के तरीके को बदलती है। ये जो सीबीटी है ये आपका सोचने का तरीका कैसा, आपका व्यवहार कैसा, उसका तरीका बदलती है और समस्याओं को प्रतिबंधित करने में मदद करती है। आपकी समस्याओं को दूर करने में मदद करती है। प्रतिबंधित करना मतलब आपकी समस्याओं को दूर करने में ये क्या करती है, मदद करती है। चिकित्सक या कंप्यूटर आधारित कार्यक्रम व्यक्तियों को उनके पैटर्न और विश्वासों को चुनौती देने में मदद करने के लिए सीबीटी तकनीकों का उपयोग करते हैं और सोच में त्रुटियों जैसे कि अधिक सामान्यीकरण, नकारात्मक को बढ़ाना, सकारात्मक को कम करना और अधिक यथार्थवादी और प्रभावी विचारों से प्रतिस्थापित करते हैं, जिसमें भावनात्मक संकट और आत्म पराजय में कमी आती है। व्यवहार मतलब ये जो है, इसमें चिकित्सक या कंप्यूटर आधारित कार्यक्रम होते हैं जिसमें व्यक्तियों को उनके पैटर्न और विश्वासों को चुनौती देने में मदद करने के लिए सीबीटी तकनीकों का उपयोग करते हैं। उनके अंदर जो भी चुनौतियां हैं, जो भी उनके विश्वास हैं, जो भी उनका पैटर्न है काम करने का, तो उसमें क्या है कि तकनीक के द्वारा मदद करने में जो सीबीटी है ये उनकी क्या करती है, सहायता करती है। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी की उत्पत्ति जो है 20वीं सदी की शुरुआत में व्यवहार थेरेपी और उनके विकास से हुई। 1960 में संज्ञानात्मक चिकित्सा के विकास के साथ सहसंबंध है और परिणाम स्वरूप उनका संलयन हुआ। इसकी जो शुरुआत हुई, उत्पत्ति हुई 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इसकी उत्पत्ति हुई है। और ये क्या 1960 में जो संज्ञानात्मक चिकित्सा के विकास के साथ क्या है, इसको जोड़ा गया है। मतलब 1960 में जो पहले संज्ञानात्मक चिकित्सा चलती थी उसके साथ में क्या किया गया है, इसको जोड़ा गया है। तो इसके बारे में थोड़ी सी अपन सीबीटी के बारे में अपन को थोड़ी सी क्या है नॉलेज रखनी है, क्योंकि ये सीबीटी का जो प्रश्न है ये काफ़ी बार पूछा जाता है। इसमें आपको सीबीटी नया करके संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी के बारे में पूछा जा सकता है। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी के बुनियादी सिद्धांतों में संज्ञानात्मक पुनर्गठन शामिल हैं, जिनमें चिकित्सक और रोगी विघटनकारी सोच पैटर्न को बदलने के लिए मिलकर काम करते हैं। यदि किसी भी विकलांग व्यक्ति के अंदर जो व्यवहार है या उसकी जो सोच है, यदि वो विघटनकारी मतलब किसी भी प्रकार का वो विघटन कर रही है, किसी प्रकार से वो दूसरे को चोट पहुंचा रही है, तो वहाँ पर ये जो थेरेपी या सीबीटी जो चिकित्सा है ये उस बच्चे को क्या करती है, सहायता उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा और अपन पढ़ लेंगे। सीबीटी में कदम, सीबीटी में कौन कौन से कदम जो है वो आपको उठाने हैं, कौन कौन से कदम है, जैसे महत्वपूर्ण व्यवहारों को पहचानें। महत्वपूर्ण जो व्यवहार है उनको आपको पहचानना है, जो व्यवहार आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको पहचानना। दूसरा चरण क्या हो गया, निर्धारित करें कि क्या आलोचनात्मक व्यवहार अधिकता या कमी। आपको फिर व्यवहार जब आप पहचान लेंगे तो इसके बाद में आपको ये निर्धारित करना है कि उसके जो व्यवहार हैं उनमें आलोचनात्मक व्यवहार में अधिकता है या कमी। आलोचनात्मक मतलब वो दूसरों की बुराई करने वाला व्यवहार उसके अंदर अधिक मात्रा में है या कम मात्रा में है। तीसरा चरण हो गया, आवृत्ति, अवधि या तीव्रता के लिए महत्वपूर्ण व्यवहार का मूल्यांकन करें, आधार रेखा प्राप्त करें। आवृत्ति, अवधि या तीव्रता के लिए महत्वपूर्ण व्यवहार का मूल्यांकन करें। महत्वपूर्ण व्यवहार का अपन को एवोल्यूशन करना, पहले आपने पहचान की लेकिन अब आप मूल्यांकन कर रहे हैं। पहचान में और मूल्यांकन में थोड़ा सा अंतर है। पहचान है कि आपने जो स्थिति में थे उसको आपने पहचान लिया कि इसकी ये कंडीशन, इसके बाद आपने कोई भी चिकित्सा जो है वो अप्लाई की, और अप्लाई करने के बाद में आपको जो परिवर्तन दिखा, जो क्या उसमें आपने जिस उद्देश्य से उसको अपनाया है तो उसमें कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, तो उसको अपन मूल्यांकन करते हैं, कहते हैं।
चरण नंबर 4 हो गया कि यदि अधिक हो तो व्यवहार की आवृत्ति, अवधि या तीव्रता को कम करने का प्रयास करें। यदि कमी है तो व्यवहार को बढ़ाने का प्रयास करें। यदि व्यवहार में क्या है कि अधिकता है तो उसको कम करने का प्रयास करें, और कमी है तो उसको अधिक करने का प्रयास हमको करना चाहिए। सीबीटी काम कैसे करता है? सीबीटी जो है वो काम कैसे करता है? सीबीटी इस अवधारणा पर आधारित है कि आपके विचार, भावनाएं, शारीरिक संवेदनाएं और कार्य आपस में जुड़े हुए हैं, और नकारात्मक विचार और भावनाएं आपको एक दुष्चक्र में फंसा सकती है। सीबीटी क्या है कि इस अवधारणा पर आधारित है कि आपके अंदर विचार हैं, जो भावनाएं हैं, शरीर की संवेदनाएं हैं, कार्य हैं, ये सारी चीजें आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं। नकारात्मक विचार और भावनाएं आपके दुष्चक्र में फंसा सकती, और यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार आ जाता है या आपके अंदर आपकी भावनाएं खराब हो जाती हैं, तो ये क्या करती हैं, आपको दुष्चक्र में फंसा सकती हैं, बुरे चक्र में आपको फंसा सकती हैं। ठीक है ना? सीबीटी में समस्याओं को 5 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इसकी जो समस्या है उनको 5 विभिन्न क्षेत्रों में, मुख्य क्षेत्रों में अपन क्या विभाजित करेंगे। ये हैं परिस्थितियां, विचार, भावनाएं, शारीरिक भावनाएं और कार्य। ठीक है। सीबीटी इन 5 क्षेत्रों के आपस में जुड़े होने और एक दूसरे को प्रभावित करने की अवधारणा पर आधारित है। सीबीटी क्या कहती है कि ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक जो क्षेत्र है वो दूसरे क्षेत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। यहाँ पर एक बिंदु दूसरे बिंदु को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये यहाँ पर दिया गया है आपको। सीबीटी सत्र के दौरान क्या होता है, जब आप सीबीटी यूज कर रहे हैं, आप थेरेपी यूज कर रहे हैं, तो उस समय, उस दौरान, उस समय में क्या होता है, यदि सीबीटी की सिफारिश की जाती है तो आपको आमतौर पर सप्ताह में एक बार या हर 2 सप्ताह में एक बार चिकित्सक के साथ सत्र करना होगा। उपचार का कोर्स आमतौर पर 5 से 20 सत्रों तक चलता है। प्रत्येक सत्र 30 से 60 मिनट तक चलता है। अपन को क्या है, सीबीटी की सिफारिश की जाती है तो आपको आमतौर पर सप्ताह में एक बार या हर 2 सप्ताह में एक बार चिकित्सक के साथ में सत्र करना होगा। मतलब चिकित्सक के साथ बैठ करके आपको उसका एक सेशन होता है, उस सेशन में वो बच्चे को क्या है, सीबीटी प्रदान करता है, और ये क्या है, आमतौर पर 5 से 20 सत्रों तक चलता है। कम से कम 5 सत्र और अधिक से अधिक 20 सत्र, और प्रत्येक सत्र जो है वो 30 से 60 मिनट का होता है। मतलब एक सत्र के अंदर चिकित्सक जो है वो बच्चे के साथ में 30 मिनट कम से कम और 60 मिनट अधिक से अधिक, मतलब 30 से और 60 मिनट के बीच का समय जो है वो लेता है। सत्रों के दौरान आप अपनी समस्याओं को उनके अलग अलग हिस्सों में विभाजित करने के लिए अपने चिकित्सक के साथ काम करेंगे, जैसे कि आपके विचार, शारीरिक भावनाएं और कार्य। जब आप सत्र में चल रहे हैं, डॉक्टर आपके साथ में सेशन चल रहा है, तो आप अपनी समस्याओं को उनके अलग अलग हिस्सों में विभाजित करने के लिए चिकित्सक के साथ काम करेंगे। चिकित्सक आपको किसी भी चीज़ के बारे में बताए तो आपको अपनी समस्याओं को विस्तारित रूप से बताना है। मतलब समस्याओं को खंड खंड करके, टुकड़े में या छोटे छोटे पार्ट करके हिस्सों में उसको बताना होता है। आप और आपका चिकित्सक इन क्षेत्रों का विश्लेषण करेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे अवास्तविक या अनुपयोगी, और ये निर्धारित करने के लिए कि उनका एक दूसरे पर या आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में जब आपने किसी समस्या का ब्यौरा, पूरा व्याख्यान आपने किसी चिकित्सक के सामने किया, तो चिकित्सक की ये ड्यूटी बनती है कि वो उसके बारे में फिर विचार करेगा, सोचेगा कि भाई ये जो आपके अंदर जो समस्या है, ये किस प्रकार एक दूसरे तत्वों को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है, या आपके शरीर पर ये किस प्रकार का प्रभाव डाल रही है, ऐसा समझना पड़ेगा। यह पता लगाने के बाद कि आप क्या बदल सकते हैं, आपका चिकित्सक आपसे इन परिवर्तनों का अभ्यास करने के लिए कहेगा। इसके बाद डॉक्टर डिसीजन लेगा, चिकित्सक डिसीजन लेगा कि मुझे इसके अंदर क्या बदलना है, किस व्यवहार में परिवर्तन लाना है, किस क्षेत्र में परिवर्तन लाना है। और जब वो ये डिसाइड कर लेता है तो इन परिवर्तनों को करने के अभ्यास के लिए आपको कहेगा, आपसे बार बार इसकी प्रैक्टिस करवाएगा। इससे आपको अपनी समस्याओं को प्रतिबंधित करने में मदद मिलेगी और उनका आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने से रोका जा सकेगा। इससे आपको अपनी समस्याएं जो हैं उनको प्रतिबंधित करने में मदद मिलेगी। प्रतिबंधित करने में मतलब उनको रोकने में आपको मदद मिलेगी, और उनका आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने से रोका जा सके। आपके जीवन पर उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े, ये भी क्या है, उसको रोका जा सकता है। सीबीटी किस प्रकार भिन्न है? सीबीटी सबसे अलग क्यों है?
किस प्रकार भिन्न है? व्यवहारिक तौर पर कि यह विशिष्ट समस्याओं को पहचान करने में मदद करता है और उन्हें हल करने का प्रयास। कैसी भी विशेष प्रकार की समस्याएं हों, सबसे पहले ये उनकी पहचान करता है सीबीटी, और उसके बाद में उनका हल निकालता है। अत्यधिक संरचित, अपने जीवन के बारे में खुलकर बात करने की बजाय आप और आपका चिकित्सक विशिष्ट समस्याओं पर चर्चा करते हैं और आपके लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं। एकदम बिल्कुल जो है वो आपकी समस्याएं हैं, उनके ऊपर आप और आपका चिकित्सक दोनों जो है वो मिलकर बातें करते हैं और उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। वर्तमान समस्याओं पर ध्यान केंद्रित, या मुख्य रूप से पिछले मुद्दों को हल करने का प्रयास करने के बजाय इस बात से संबंधित है कि आप अब कैसे सोचते हैं और कार्य करते हैं। पिछले समय में क्या हुआ इसके बारे में ये सीबीटी बिल्कुल बात नहीं करती है। सीबीटी का मतलब है कि अब अपन को कौन सा कार्य करना है, आगे कौन सा काम करना है और ये किस प्रकार से करना है, ये अपन को सीबीटी में सीखने को मिलता है। सहयोगात्मक, आपका चिकित्सक आपको नहीं बताएगा कि क्या करना है, वे आपकी वर्तमान कठिनाइयों का समाधान खोजने के लिए आपके साथ काम करेंगे। यहाँ पर जो चिकित्सक होता है आपकी समस्या का समाधान बताएगा नहीं। ये जैसे माना कि आप नॉर्मल व्यक्ति है, बीमार हो गया, उसको वो समस्या का समाधान बता दिया, उसको दवाई लिख के दे दी, भाई ये दवाई ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। यहाँ पर आपको समस्या का समाधान बताया नहीं जाएगा, आपके साथ मिलकर जो डॉक्टर है वो काम करेगा और इसी से ही आपकी समस्या का समाधान होगा। सीबीटी का उपयोग किस प्रकार से करना है? सीबीटी को विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के इलाज का एक प्रभावी तरीका दिखाया गया है। अवसाद या चिंता विकारों के अलावा सीबीटी निम्नलिखित समस्याओं वाले लोगों की भी मदद कर सकती है। कौन कौन सी समस्याओं वाले लोगों की मदद करेगी? जुनूनी बाध्यकारी विकार, ओसीडी वाले जो बच्चे हैं उनकी भी ये मदद करेगा। एक घबराहट की समस्या यदि किसी के लिए हो रही है तो वहाँ पर भी इसकी मदद होगी। अभिघात जन्य तनाव विकार, पीटीएसडी, इसमें भी वो मदद करेगा। भय, यदि बच्चे के अंदर किसी प्रकार का डर है तो वहाँ भी सीबीटी मदद करेगी। खान पान संबंधी विकार जैसे एनोरेक्सिया और बुलिमिया, खान पान संबंधी यदि कोई विकार है, कोई परेशानी है तो इसका भी सॉल्यूशन करेगी। नींद की समस्याएं जैसे शराब के दुरुपयोग से जुड़ी अनिद्रा की समस्या है, यदि किसी भी विकलांग बच्चे को नींद की समस्या है तो उसका भी ये समाधान करती है। अब सीबीटी के पक्ष और विपक्ष। पक्ष और विपक्ष का मतलब इससे क्या लाभ है, क्या नुकसान है। तो सबसे पहले अपन लाभ पढ़ेंगे। यह उन मामलों में मददगार हो सकता है जहां अकेले दवा काम नहीं कर रही। यदि दवाई दी जा रही है और दवा काम नहीं कर रही है तो उस समय दवा के साथ साथ सीबीटी का उपयोग किया जा सकता है, थेरेपी का उपयोग किया जा सकता है। ये उसमें क्या होती है, मददगार हो सकती है। इसे अन्य टॉकिंग थेरेपी की तुलना में अपेक्षाकृत कम समय में पूरा किया जा सकता है। यदि कोई और थेरेपी है उसमें अधिक समय लगता है, लेकिन ये थेरेपी उन के बजाय कम समय में क्या हो जाती है, कम समय में इसको पूरा किया जा सकता है। सीबीटी की उच्च संरचित प्रकृति का मतलब है कि इसे समूहों, स्वयं सहायता पुस्तकों और कंप्यूटर प्रोग्राम सहित विभिन्न स्वरूपों में प्रदान किया जा सकता है। यहाँ पर सीबीटी की जो उच्च संरचित प्रकृति का मतलब क्या है कि इसको समूह मतलब एक ग्रुप में, स्वयं सहायता पुस्तक, खुद की सहायता करने वाली पुस्तक और कंप्यूटर प्रोग्राम, इन सभी का स्वरूप जो है इसको प्रदान किया जा सकता है। मतलब किसी भी प्रकार से सीबीटी जो है वो यूज की जा सकती है। यह आपको उपयोगी और व्यवहारिक रणनीतियां सिखाता है जिनका उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी में किया जा सकता है। उपचार समाप्त होने के बाद, यदि आपका उपचार समाप्त हो गया है तो आपको आगे कैसे रहना है, आपको आगे अपना जीवन किस प्रकार से निकालना है, इसकी रणनीति भी सीबीटी के अंदर बनाई जाती है और वो आपको बताई जाती है। अब इसके नुकसान क्या है, सीबीटी करने से आपको क्या नुकसान हो सकता है कि आपको इस प्रक्रिया में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए स्वयं को इसके प्रति प्रतिबद्ध होना होगा। यदि आपको सीबीटी का लाभ अधिक से अधिक प्राप्त करना है तो आपको इसके साथ में बिल्कुल प्रतिबद्ध होकर के जुड़ना पड़ेगा। यदि आप इसके साथ में नहीं जुड़ेंगे तो फिर आपको इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। नियमित सीबीटी सत्रों में भाग लेने और सत्रों के बीच कोई अतिरिक्त कार्य करने में आपका काफी समय लग सकता है। नियमित सीबीटी सत्रों में भाग लेने मतलब आपको लगातार जो भी सत्र डॉक्टर चिकित्सक आपके साथ जो सत्र निर्धारित करता है उनके बीच में अतिरिक्त कार्य करने में आपको काफ़ी समय लग जाता है। उनके बीच में जो आप अपना अतिरिक्त एक्स्ट्रा वर्क जो आप करते हैं उसमें आपको समय लग जाता है। यह अधिक जटिल मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं या सीखने की कठिनाइयों के बारे
कठिनाइयों वाले लोगों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए संरक्षित सत्रों की आवश्यकता होती है। जो जटिल मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता रखते हैं, जिनको सीखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे विकलांग व्यक्तियों के लिए ये उपयोगी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके लिए क्या है, इसमें लिखा है कि इसके लिए संरक्षित सत्रों की आवश्यकता होती है। डॉक्टर के साथ आपको सत्र जो है वो कम से कम 5 और 20, अधिकतम 20 सत्रों के साथ में डॉक्टर के साथ रहना होता है। इसमें आपकी भावना और चिंताओं का सामना करना शामिल है। आप शुरुआती दौर का अनुभव कर सकते हैं जब आप चिंतित या भावनात्मक रूप से असहज होते हैं। इसमें क्या आपकी भावना और चिंताओं का सामना करना शामिल है। आपको अपनी भावना और चिंता, ये सबको क्या है, इनका सबका सामना इसके अंदर करना पड़ता है। तो ये भी इसका एक क्या है, नुकसान है। यह व्यक्ति की खुद को, उनके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को बदलने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है। खुद की भावनाओं को बदलने का ये प्रयास करता है। तो ये भी इसका एक नुकसान है। कुछ आलोचकों का यह भी तर्क है कि क्योंकि सीबीटी केवल वर्तमान समस्याओं को संबोधित करता है और विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, यह मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के संभावित अंतर्निहित कारणों को संबोधित नहीं करता, जैसे कि दुखी बचपन। आलोचक क्या कहते हैं कि सीबीटी केवल वर्तमान समस्याओं का संबोधन करता है, माना कि जैसे इसमें पहले आपको बता दिया गया था कि पहले क्या हो गया उसके बारे में ये बात ही नहीं करता है। ये करता है कि अब क्या करना है, आगे क्या करना है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, नुकसान है। सकारात्मक व्यवहारिक हस्तक्षेप रणनीतियां, ये भी अपन को यहाँ पर थोड़ी सी पढ़नी है कि पीबीआईएस एक सक्रिय दृष्टिकोण है जिसका उपयोग स्कूल सुरक्षा में सुधार और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। पीबीआईएस का फोकस रोकथाम है, सजा नहीं। पीबीआईएस जो होता है एक सक्रिय दृष्टिकोण है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? स्कूल सुरक्षा में सुधार और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें एक ध्यान अपन को ये है कि इसमें रोकथाम जो है इस पर फोकस दिया जाता है, सजा नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को परेशान करके, किसी को सजा दे करके इसको हम क्या किया जाए, उसको सही किया जाए, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर रोकथाम की जाती है। इसके बारे में और थोड़ा सा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। पीबीआईएस के छात्र विभिन्न स्थितियों के लिए व्यवहार संबंधी अपेक्षाएं सीख सकते हैं। इससे क्या है, विभिन्न स्थितियों के व्यवहार संबंधी अपेक्षाएं, हमारे व्यवहार को आप अच्छा बना सकते हैं। कुल मिलाकर अर्थ यदि इसका निकाले, व्यवहार को अच्छा बना सकते हैं। स्कूल स्पष्ट निर्देश के माध्यम से अपेक्षित व्यवहार सिखाते हैं, जिससे छात्रों को व्यवहार का अभ्यास करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने का अवसर मिलता है। स्कूल में क्या है, उसको एक अच्छा व्यवहार करने का तरीका सिखाया जाता है, जिससे कि बच्चा जो है वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है और उसको भी उसके बदले में अच्छा व्यवहार प्राप्त होता है। तो प्रतिक्रिया प्राप्त करने का अवसर भी उनको मिलता है। यहाँ पर जल्दी कदम उठाने से अधिक गंभीर व्यवहार समस्याओं को रोका जा सकता है। यदि आप जल्दी कदम उठा लेते हैं तो आपके जो गंभीर व्यवहार की समस्याएं हैं उनको यहाँ पर क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। प्रत्येक छात्र अलग है, इसलिए स्कूलों को कई प्रकार के व्यवहार समर्थन देने की आवश्यकता है। प्रत्येक स्कूल क्या है, अलग है। प्रत्येक स्कूल अलग है, इसलिए स्कूलों को कई प्रकार के व्यवहार समर्थन देने की आवश्यकता होती है। स्कूलों को क्या है, बहुत सारे व्यवहार, अलग अलग प्रकार के व्यवहारों के बारे में जानकारी देने की क्या होती है, जरूरत होती है। स्कूल कैसे व्यवहार सिखाते हैं, यह अनुसंधान और विज्ञान पर आधारित होना चाहिए। स्कूल क्या है कि बच्चों को कैसा व्यवहार सिखा रहे हैं, ये अनुसंधान और विज्ञान पर डिपेंड होना चाहिए। किसी छात्र के व्यवहार की प्रगति पर नजर रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि छात्र बराबर से प्रगति कर रहा है कि नहीं, डेवलपमेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। व्यवहार संबंधी हस्तक्षेपों के बारे में निर्णय लेने के लिए स्कूल डेटा एकत्र करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। व्यवहार संबंधी हस्तक्षेपों के बारे में निर्णय लेने के लिए जो हमारे स्कूल जो होते हैं वो हमारा डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा का आगे उपयोग भी करते हैं। स्कूल स्टाफ के सदस्य इस बात में सुसंगत हैं कि वे अपेक्षित व्यवहार को कैसे प्रोत्साहित करते हैं और दुर्व्यवहार को हतोत्साहित करते हैं। स्कूल स्टाफ के सदस्य जो हैं वो इस बात से भी सुसंगत हैं कि वे अपना जो अपेक्षित व्यवहार है उसको कैसे प्रोत्साहित करते हैं, अपेक्षित व्यवहार को कैसे प्रोत्साहित करते हैं और दुर्व्यवहार को कैसे हतोत्साहित करते हैं। प्रोत्साहित करना मतलब उनके उत्साह को बढ़ाना, हतोत्साहित करना मतलब उनके उत्साह को घटाना। अधिकांश पीबीआईएस कार्यक्रम छात्रों और स्कूल स्टाफ के लिए समर्थन के 3 स्तर स्थापित करते हैं। अधिकांश हमारे जो पीबीआईएस कार्यक्रम होते हैं जो छात्रों और स्कूल स्टाफ के लिए
समर्थन के 3 स्तर स्थापित करते, 3 चरण है। तो पहला स्तर क्या है? पहला स्तर है सभी के लिए सार्वभौमिक स्कूल व्यापी प्रणाली। सभी के लिए वो स्कूल की प्रणाली लागू करते हैं, और सर्वव्यापी मतलब वो सबके लिए यूज में आने वाली होती है, इतना सा अपन ध्यान रखेंगे। दूसरी, संघर्षरत छात्रों के लिए अतिरिक्त लक्षित सहायता। यदि कोई छात्र मेहनत कर सकता है, संघर्षरत है, तो उसके लिए हम अतिरिक्त सहायता दे सकते हैं। ये इसका दूसरा चरण है। और तीसरा है कि व्यक्तिगत छात्रों के लिए गहन समर्थन। और यदि कोई छात्र व्यक्तिगत है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? गहन समर्थन दे सकते हैं, उसके लिए और ज्यादा समर्थन हम दे सकते हैं। अब हमारी यहां पर आ जाती है कौन सी? 1.3, व्यावसायिक चिकित्सा कक्षा कक्ष सेटिंग में परिभाषा, उद्देश्य, दायरा और तकनीक है। ये चीज अपन 1.3 के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। तो इसका थोड़ा सा अपन व्यावसायिक चिकित्सा जो ओटी होती है, उपचार शारीरिक, संवेदी और संज्ञानात्मक विकलांगता वाले लोगों को उनके जीवन के सभी क्षेत्रों में यथासंभव स्वतंत्र होने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हमारे जो विकलांग बच्चे हैं वो अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से अपने जीवन के जो भी कार्य हैं उन पर स्वतंत्र रूप से अपना ध्यान केंद्रित कर सके, इस पर वो क्या करती है? ध्यान देती है। इसके बारे में थोड़ा सा अपन यहाँ पर पढ़ लेंगे। अब जिन बच्चों को ओटी की जरूरत है, ऐसे कौन से बच्चे जिनको ओटी की जरूरत है? तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। जन्म संबंधी चोटें या जन्म दोष। यदि किसी भी बच्चे को जन्म के समय कोई चोट लग गई है या जन्म दोष है तो उनको ओटी की जरूरत पड़ती है। संवेदी प्रसंस्करण विकार। यदि कोई संवेदी विकार है, विचारों का आदान प्रदान करने में कोई प्रॉब्लम है, तो ये भी अपन को क्या है? ओटी की जरूरत पड़ती है। दर्दनाक चोट लग गई है जैसे मस्तिष्क में या रीढ़ की हड्डी में, तो भी इसकी जरूरत है। सीखने की समस्या, यदि बच्चे को सीखने में कोई समस्या आ रही है। ऑटिज्म में व्यापक विकास संबंधी विकार, ऑटिज्म जैसे विकार यदि शरीर के अंदर आ गए। किशोर संधि शोध, मानसिक स्वास्थ्य व्यवहार संबंधी समस्याएं, अपने स्वास्थ्य व्यवहार से संबंधी कोई समस्या आ गई है। हड्डियां टूटी हुई हैं या ऑर्थोपेडिक चोटें आई हुई हैं, विकास में उन देर हो रही है। सर्जरी के बाद की स्थितियां, उसका ऑपरेशन हो गया, सर्जरी हो गई, उसके बाद क्या स्थिति है। एक बर्न्स मतलब जलने से संबंधित है। स्पाइना बिफिडा और दर्दनाक विच्छेदन और कैंसर, इन सारी चीज़ों में क्या है? आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? ओटी की। और इसमें 2 चीज़ और हैं, हाथ में गंभीर चोटें, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरेब्रल पाल्सी और अन्य पुरानी बीमारियां, इन सभी के अंदर हमको क्या है? ओटी की आवश्यकता पड़ती है। ओके, अब हमारी व्यावसायिक चिकित्सा के क्या उद्देश्य हैं? व्यावसायिक चिकित्सा के उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य पढ़ेंगे अपन, मोड। प्राथमिक उद्देश्य बीमारी या विकार से ध्यान हटाकर अधिक स्वास्थ्यप्रद विचारों और सकारात्मक सोच की ओर लगाना है। यानी उपयोगी कार्यों या व्यवसायों जैसे पेंटिंग, बुनाई, मिट्टी के बर्तन, सिलाई या लकड़ी का काम और मनोरंजन जैसे खेल खेलना, संगीत सुनना शामिल है। प्राथमिक इसका जो प्राथमिक उद्देश्य जो होता है ये होता है कि यदि कोई विकलांग बच्चे के, विकलांग व्यक्ति के शरीर में कोई भी जो प्रॉब्लम है, उस बीमारी की तरफ से ध्यान उसका हटा करके उसको क्या है? मोड़ा जाता है, उसको दूसरी तरफ लगाया जाता है। और कहाँ पर लगाया जाता है? उसको ऐसी कौशल सिखाए जाते हैं जहाँ से वो बच्चा अपना जीवन यापन आराम से कर सके। कौन कौन से कौशल हैं जो हमें आपको दिखाए गए हैं? जैसे पेंटिंग करना है, बुनाई करना है, मिट्टी के बर्तन बनाना है, सिलाई करना है, लकड़ी का काम करना है, मनोरंजन के खेल खिलौना बनाना है, ये संगीत सुनना है। ऐसी चीज़ों पर उसका जो ध्यान है वो डाइवर्ट किया जाता है। भावनात्मक अभिव्यक्ति, भावनात्मक अभिव्यक्ति जिसे रचनात्मक अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। रचनात्मक अभिव्यक्ति व्यावसायिक चिकित्सा के लिए महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि रचनात्मक कला और शिल्प के उपयोग के माध्यम से रोगी दृष्टिकोण, भावना और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। हम उसको शिल्प सिखाएंगे, कला सिखाएंगे, और कला सिखाने से वो बच्चा जो है उसकी जो भावनाएं हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है ना? तो ये भी यहाँ पर अपन के लिए कारगर है। एक आपका यहाँ पर बताया कौशल विकास।
कौशल विकास निर्माण शुरू से ही व्यावसायिक चिकित्सा का एक हिस्सा रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में इसका उद्देश्य विस्तारित हुआ है। प्रारंभ में कौशल को मुख्य रूप से कार्य स्थितियों के संबंध में निखारा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको बताया 1950 के दशक के दौरान कौशल निर्माण के उद्देश्य में दैनिक जीवन की गतिविधियों की अवधारणा को जोड़ा गया। मतलब बच्चा जो है वो दैनिक गतिविधि सुबह से लेकर शाम तक कौन कौन सी एक्टिविटी करता है, सबसे पहले उसको इस कौशल के बारे में जानकारी दी जाती है। ये उसके कौशल का विकास यहीं से आपका शुरू होता है। इसके बाद बच्चों विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए ओटी के उद्देश्य। यदि कोई बच्चा दिव्यांग है, विकलांग है, विशेष आवश्यकता वाला है, तो उसके लिए ओटी के क्या उद्देश्य होंगे। तो पहला उद्देश्य यहाँ पर दिया गया कि बच्चों को बढ़िया मोटर कौशल विकसित करने में मदद करें, कि बच्चों को क्या है कि कोई खिलौना पकड़ सके, अच्छी लेखन कार्य कर सके, ऐसी चीज़ों के बारे में बच्चों को क्या है प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसी बच्चों के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। हाथ आंख समन्वय को संबोधित करें। खेल और स्कूल कौशल में सुधार करने के लिए गेंद लक्ष्य पर प्रहार करना, गेंद पर बैटिंग करना, ब्लैक बोर्ड से नकल करना आदि। जैसे टीचर जो है उसको खिला रहा है कि भैया ये आपके हाथ में जो बल्ला है, मैं गेंद फेंकूंगा तो आपको जो गेंद मैं बल्ले से देनी है आपको, तो वो निशाना लगाएगा। आपने बोर्ड पर कुछ लिख दिया, बच्चे से कह दिया बेटा इसको जैसे मैंने लिखा है ऐसे इसको नकल करके लिख ले। गंभीर विकास संबंधी देरी वाले बच्चों को बुनियादी कार्य सीखने में मदद करें, जैसे नहाना है, कपड़े पहनना, दांत साफ करना, खुद को खाना खिलाना। काफ़ी जो गंभीर विकास संबंधी देरी वाले बच्चे जो होते हैं उनको बुनियादी कार्य सिखाते हैं, जैसे माना कि आपको सुबह से खुद को नहाना भी है ना, कपड़े पहनने हैं या भोजन करना है, चाय पीनी है, पानी पीना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस बच्चे को इसके अंदर सिखाई जाती हैं। व्यवहार संबंधी विकारों वाले बच्चों और वयस्कों को सकारात्मक व्यवहार बनाए रखने में मदद करें। हमारे व्यवहार संबंधी विकारों वाले जो बच्चे हैं और वयस्क हैं उसमें सकारात्मक व्यवहार, यदि किसी के बच्चे के या वयस्क के व्यवहार में प्रॉब्लम है तो उस बच्चे को हम सकारात्मक व्यवहार की तरफ क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, उसको जोड़ेंगे कि जिससे कि वो सकारात्मक पॉजिटिव बिहेव कर सके। अगला इसका उद्देश्य है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों और वयस्कों को समन्वय कौशल सिखाएं। शारीरिक रूप से जो बच्चे अक्षम हैं, जो जिनकी सक्षम नहीं है, उन वयस्कों को समन्वय कौशल सिखाएं, जैसे कि अपना पेट भरने, कंप्यूटर का उपयोग करने और अपनी लिखावट की गति और सुपाठ्यता बढ़ाने की आवश्यकता। जैसे भैया अपना पेट भरना है, कंप्यूटर का ज्ञान उसको दे दें, अपनी चीज़ें जो हैं वो अच्छी ढंग से लिख पाए, सुंदर राइटिंग में, या सुपाठ्य मतलब अच्छी तरीके से उसको पढ़ा जा सके। विशेष उपकरणों के लिए बच्चों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करें, और यदि उसको विशेष उपकरणों की ज़रूरत है, जैसे व्हील चेयर है, स्प्लिंट है, स्नान उपकरण है, ड्रेसिंग उपकरण है, या संचार सहायता उपकरण है, इन सब की सहायता जो है उसको की जानी चाहिए। एक फोकस सामाजिक कौशल में सुधार के लिए उन बच्चों और वयस्कों के साथ काम करें जिनके पास संवेदी और ध्यान संबंधी समस्या। संवेदी और ध्यान संबंधी जो समस्याएं जिन बच्चों के साथ हैं, जिन विकलांग वयस्कों के साथ है, उन पर हमारा ध्यान जो है, हमारा फोकस जो है वो अधिक होना चाहिए। कक्षा सेटिंग में व्यावसायिक चिकित्सा के तौर तरीके, क्या तौर तरीके हो सकते हैं। व्यावसायिक चिकित्सक उपचार में सहायता के लिए विभिन्न प्रकार के तौर तरीकों का उपयोग करते हैं। जैसे मैं अपन को बताया गया, जैसे की वर्लपूल, हॉट पैक, कोल्ड पैक, पैराफिन और फ्लूइडो थेरेपी तौर तरीके या तो गर्मी या ठंड पैदा करते हैं और विभिन्न कारणों से उपयोग किए जाते हैं। यहाँ पर क्या विभिन्न कारणों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब इसमें एक एक के बारे में आपको बताया गया है कि कोल्ड पैक क्या होता है ना। यहाँ पर अपन कोल्ड पैक के बारे में पढ़ रहे हैं। कोल्ड पैक आमतौर पर फ्रीजर या किसी प्रकार की कूलिंग डिवाइस में रखे जाते हैं। पैकों को हिमांक पर या उससे नीचे बनाए रखने के लिए सर्दी के इलाज के दूसरे रूप को क्रायो कप कहा जाता है। इसको उपकरण में इस उपकरण में एक छोटा सा होता है शीतलन इकाई, एक इन्फ्लेटेबल कप से जुड़ी होती है। कप को एक विशेष पर लगाया जाता है। शरीर का अंग जैसे टखना, कलाई, कंधा ठंडा पानी शीतलन इकाई से कप के माध्यम से और वापस इकाई में चलता है। मतलब ये क्या है, कोल्ड बर्फ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। जो अंग या जो भी हमारा शारीरिक अंग किसी प्रकार से विचलित है तो उस पर इसको क्या है, उसको कनेक्ट किया जाता है और उससे उसको क्या मिलती है, शीतलन इकाई से कप के माध्यम से और वापस इकाई में ये क्या करता है, चलता है। व्यक्तिगत काम में ये अपन के 3-4 पॉइंट यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे संगठन कौशल,
कौशल में अपन संगठन मतलब 2-4 लोगों को मिला करके कौशल सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। संवेदी विनियम रणनीतियाँ, आगे के लिए हम रणनीति बना सकते हैं। लिखावट अच्छी कर सकते हैं। संतुलन और समन्वय, बैलेंस और कॉम्बिनेशन उसमें बना सकते हैं अपन। चिंता प्रबंधन, बच्चा ज़्यादा तनाव में ना रहे, चिंता में न रहे। स्वयं की देखभाल के मुद्दे, खुद की देखभाल उसको किस किस क्षेत्र में करनी है और कैसे करनी है, ये भी यहाँ पर अपन कर सकते हैं। एक आपके आ गई सामूहिक कार्य, कि सामूहिक कौन कौन से कार्य है वो बच्चा कर सकता है। यहाँ पर अपन को सामूहिक कार्य के अंदर आपको ये आगे सुनना है, बारी लेना, जैसे वो सुन रहा है, एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है। बारी लेना, जैसे वो कोई भी खेल खेल रहे हैं तो मेरा नंबर आ गया, इसके बाद में दूसरे बच्चे का नंबर आया। समस्या को सुलझाना, कोई समस्या आ गई तो उसको आपस में वो सुलझा लेते हैं। टीम वर्क, पूरी टीम जो है उसका जो समूह है वो पूरा वर्क कर रहा है। सम्मान और जिम्मेदारी, आपस में एक दूसरे को जिम्मेदारी दी गई और जो भी सम्मान दिया जाता है वो उसको दिया जा रहा है। पसंद है, समानता है, सकारात्मक आत्म छवि, ये सारी चीज़ें भी ये अपन की इसके अंदर आती है। इसके बाद हमारी 1.4 यूनिट आ जाती है फिजियोथेरेपी, कक्षा कक्ष सेटिंग में परिभाषा, उद्देश्य, दायरा और तकनीक। अब फिजियोथेरेपी क्यों की जाती है, यहाँ पर इसका एक उद्देश्य दिया गया है कि फिजिकल थेरेपी पीटी वह देखभाल है जिसके उद्देश्य दर्द को कम करना और आपको कार्य करने, चलने फिरने और बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। ये क्या है कि अपन को फिजियोथेरेपी जो होती है वो शारीरिक थेरेपी के रूप में होती है। यदि किसी भी विकलांग बच्चे के शरीर में दर्द अधिक है तो दर्द को कम करने में, आपका कार्य, आप कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कार्य करने में और चलने फिरने में या एक अच्छा जीवन जीने में फिजिकल थेरेपी जो है वो आपकी क्या करती है, फिजियोथेरेपी आपको मदद करती है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें, यहाँ पर उद्देश्य क्या है ये आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे दर्द दूर करती है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब इसमें समझाने वाली कोई टॉपिक नहीं आगे, दर्द दूर करे, शरीर में कहीं पर भी दर्द हो रहा है फिजियोथेरेपी के द्वारा उसको दूर किया जा सकता है। गति या क्षमता में सुधार, हम जब हमारे दर्द कम हो जाएगा तो हमारी गति और क्षमता बढ़ जाएगी। खेल की चोट को रोकें या उससे उभरें, खेल में कोई चोट लग गई है आपके तो उस चोट को हम सही कर सकते हैं। विकलांगता या सर्जरी को रोकें, विकलांगता या सर्जरी जो है वो यदि आगे बढ़ रही है विकलांगता तो उसको रोका जा सकता है। स्ट्रोक, दुर्घटना, चोट या सर्जरी के बाद पुनर्वास, यदि आपको कोई दुर्घटना हो गई है, कोई सर्जरी हुई है तो इसके बाद आपको पुनः अपना जीवन जीने में क्या है, इससे हेल्प मिलेगी। फिसलने या गिरने से रोकने के लिए संतुलन पर काम करें, यदि आप गिर रहे हैं तो इसमें संतुलन बनाने के लिए यहाँ पर आपको ये फायदेमंद है। मधुमेह, हृदय रोग या गठिया जैसी पुरानी बीमारी का प्रबंधन करें, यदि आपको कोई पुरानी बीमारी हो रही है जैसे मधुमेह, हृदय रोग, गठिया जैसी, तो इसका भी अपन सॉल्यूशन कर सकते हैं। जन्म देने के बाद ठीक हो जाओ, जन्म देने के बाद में आप सुरक्षित हो जाओ, अच्छे हो जाओ। अपनी आंतों या मूत्राशय पर नियंत्रण रखें, ये भी इससे संभव है। एक कृत्रिम अंग के अनुकूल बने, कृत्रिम अंग का, यदि आपका कोई प्राकृतिक अंग विच्छेद हो गया है, आपको कोई कृत्रिम अंग लगाया गया है तो उससे आप क्या है, अनुकूल बन जाएं। बॉकर या छड़ी जैसे सहायक उपकरणों का उपयोग करना सीखें, जैसे आपके पैर वगैरह में प्रॉब्लम है तो आप बॉकर का उपयोग कर रहे हैं तो इनसे आप आसानी से इनका उपयोग कर सकें, ये भी इसके अंदर आता है। अगली आपकी है भौतिक चिकित्सा तरीके और उपचार। भौतिक चिकित्सा के अंदर आपको परीक्षण में मापेंगे, क्या मापेंगे कि आप कितनी अच्छी तरह घूम सकते हैं, पहुंच सकते हैं, झुक सकते हैं, पकड़ सकते हैं। पहले अपन को ये देखना है, परीक्षण करना है कि आप कितनी अच्छी तरह से घूम रहे हैं या कितनी अच्छी तरह से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, झुक रहे हैं या किसी चीज को पकड़ सकते हैं। आप कितनी अच्छी तरह से चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आप चल सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, ये भी अपन को देखना है। सक्रिय रहते हुए आपके दिल की धड़कन या लय, आप बिल्कुल एक्टिव हैं और आपके दिल की धड़कन और लय कैसी चल रही है। आपकी मुद्रा और संतुलन, आपकी मुद्रा कैसी है और आपका बैलेंस कैसा है, ये भी यहाँ पर क्या है, हमको देखना होता है। अब उपचार में आपको क्या क्या शामिल करना है, इसका उपचार कैसे करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें उपचार में शामिल होंगी। जैसे व्यायाम और स्ट्रेच, आपको व्यायाम पर बल दिया जाएगा, व्यायाम कराई जाएगी आपको। मांसपेशियों में दर्द ऐंठन को कम करने के लिए मालिश, गर्मी या ठंडी चिकित्सा, गर्म पानी चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड। यदि आपके शरीर में कोई दर्द है, ऐंठन है तो उसको कम करने के लिए आपको मालिश का प्रयोग किया जाएगा। गर्म और ठंडी चिकित्सा भी आपको दी जा सकती है, अल्ट्रासाउंड भी आपका कराया जा सकता है। कृत्रिम अंग का उपयोग करना सीखने में आपकी सहायता के लिए पुनर्वास,
आपकी सहायता, कृत्रिम अंग का यदि आपको प्रयोग करना सिखाना है तो आपको पुनर्वास की जरूरत पड़ेगी, मतलब जहां पर आपको सिखाया जाता है वहीं पर आपको रहना पड़ेगा, तो पुनर्वास की व्यवस्था भी यहाँ पर है। उन गैजेट्स के साथ अभ्यास करें जो आपको चलने या संतुलित रहने में मदद करते हैं, जैसे छड़ी या भौकर। यदि आपको चलने में प्रॉब्लम है, यदि आप छड़ी से चलते हैं तो छड़ी से चलने के लिए आप आदत बनाओ। छड़ी से आपको कोई भी मतलब तकलीफ ना हो चलने में। भौतिक चिकित्सा का लाभ क्या है? तो भौतिक चिकित्सा से आपको कौन कौन से लाभ हैं ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। जैसे दर्द को कम करना या खत्म करना। भौतिक चिकित्सा से आपका दर्द दूर हो जाएगा, कम हो जाएगा या दूर हो जाएगा। सर्जरी से बच जाएंगे आप। गतिशीलता में सुधार हो जाएगा, आपकी एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्ट्रोक से आप उबर जाएंगे। खेल की चोट से आप उबर जाएंगे। खेल में कोई चोट लग गई तो वो सही हो जाएगी। अपना संतुलन सुधार लेंगे, गिरने से रोकेंगे। यदि आप अपना बैलेंस बना पाएंगे तो आप गिर नहीं पाएंगे। मधुमेह और संवहनी स्थितियों का प्रबंधन। यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आयु संबंधी समस्याओं में आपकी सुधार हो जाएगा। जैसे आयु के साथ साथ जो समस्याएं बढ़ती हैं तो उनमें भी सुधार होगा। हृदय और फेफड़ों की बीमारी का प्रबंधन। यदि आपके शरीर में हृदय और फेफड़े से संबंधित कोई बीमारी है तो उसका प्रबंधन कर पाएंगे। महिला स्वास्थ्य और अन्य स्थितियों की निगरानी और प्रबंधन करें। महिला स्वास्थ्य और अन्य स्थितियों की, महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य की इसमें यहाँ पर क्या निगरानी रहेगी। फिजियोथेरेपी में उपयोग किए जाने वाले तौर तरीके। तो यहाँ पर कौन कौन से तौर तरीके हैं इसमें उपयोग से मदद मिल सकती है, यहाँ पर दिए गए हैं। दर्द या परेशानी को कम करें, ये कि यही चीज़ें आपको बार बार लौट कर आएंगी, क्योंकि फिजियोथेरेपी में यही चीज़ होती है। दर्द को कम किया जा सकता है। शारीरिक कार्य, व्यक्ति की दैनिक जीवन की गतिविधियों को पूरा करने में, जीवन की भूमिकाओं में भाग लेने की क्षमता में सुधार, आपकी एक्टिविटी में सुधार हो जाएगा। ऊपर आया है ये। स्वतंत्रता की सुविधा प्रदान करना, आपको स्वतंत्रता मिलेगी क्योंकि आप अपने कार्यों को खुद कर पाएंगे। व्यक्ति को चोट या स्वास्थ्य और विकलांगता की स्थिति में के प्रभावों को अनुकूलित करने या समायोजित करने में सहायता करें, ताकि वे अधिकतम कल्याण प्राप्त कर सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। आपको कोई भी चोट या स्वास्थ्य या विकलांगता की स्थिति का कोई भी प्रभाव है तो उस प्रभाव को ये क्या कम करते हैं और उसको अनुकूलित बनाते हैं। अब इसमें फिजियोथेरेपी के तौर तरीकों में कौन कौन सी चीज़ शामिल है, ये तौर तरीके आपको ये फिर याद रखने हैं। जैसे मानकीकृत उपचार कार्यक्रम, मतलब किस प्रकार फिजियोथेरेपी की जाती है। थर्मल उपचार, गर्म और ठंडा। ऑर्थेसिस, स्प्लिट और ब्रेसिस का अनुप्रयोग। टेंस, इलेक्ट्रोथेरेपी एजेंट, पैराफिन मोम स्नान, लेजर थेरेपी और अल्ट्रासोनिक थेरेपी। ये तौर तरीके, मतलब फिजियोथेरेपी के अंदर ये किया जाता है। इसके बाद अपन का आ जाता है शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण। शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण। शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले व्यक्ति के वैश्विक शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। हमारा स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण जो है हमारा, इसका उद्देश्य क्या है कि जिनको मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, ठीक है ना, उनको वैश्विक शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने का इनका क्या है उद्देश्य होता है, इसमें सुधार करना होता है। जैसे कि यदि किसी को मानसिक रूप से उसकी कोई परेशानी है, मानसिक रूप से उसको कोई तकलीफ है, तो हम उसकी शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करके उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर सुधार कर सकते हैं। ये शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण है। एक मनोसामाजिक संबंधित मनोचिक शारीरिक दृष्टिकोण। इसके अंदर चलते शरीर से संबंधित मानसिक शारीरिक कौशल के अधिग्रहण और समाज में स्वतंत्र रूप से कार्य करने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लोगों की क्षमता का समर्थन करने पर जोर देता है। ये क्या है कि लोगों की क्षमता को बढ़ाता है। और जब व्यक्ति की विकलांग व्यक्तियों की जब क्षमता इंक्रीज होती है, क्षमता बढ़ती है, तो वो अपने कार्यों को जो है वो आसानी से कर पाते हैं। इसके बाद इसमें मनोचिकित्सा उन्मुख फिजियोथेरेपी दृष्टिकोण। मनोचिकित्सीय उन्मुख फिजियोथेरेपी दृष्टिकोण मोटर डोमेन का उपयोग सामाजिक भावनात्मक कामकाज को बेहतर बनाने के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में करता है। ये जो दृष्टिकोण है ये सामाजिक और भावनात्मक कामकाज को
मतलब हम समाज के साथ में किस प्रकार से अपने कामकाज का क्या है व्यवस्थित करते हैं, उस सामाजिक भावनात्मक कामकाज को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए जो है ये एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। इसके बाद अपनी वाक चिकित्सा आ जाती है। कक्षा कक्ष सेटिंग में परिभाषा, उद्देश्य, दायरा और तकनीक। वाक चिकित्सा, वाक चिकित्सा के अंदर ये परिभाषा स्पीच थेरेपी जिसको अपन कहते हैं, उन बच्चों के भाषण में सुधार करने के लिए उपचार जिन्हें बोलने सीखने में कठिनाई होती। आप इसको दिमाग से बिठा लीजिए कि वाक चिकित्सा का मतलब है कि ऐसे बच्चे जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों को यदि हम बोलने संबंधी समस्या का निदान करें तो वो वाक चिकित्सा के द्वारा संभव होता है। ठीक है ना, ये चीज़ अपन को ध्यान रखना है। अब स्पीच थेरेपी क्या है, इसमें क्या है कि वही चीज़ अपन को बतानी है जिसमें भाषा भाषा शिक्षा चिकित्सा भी कहा जाता है। इसका उपयोग भाषण उत्पादन और अन्य मौखिक मोटर कार्यों से संबंधित विभिन्न विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। यदि किसी बच्चे के अंदर ऐसे विकार आ गए हैं, कैसे विकार, जिसके कारण उसको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसके भाषण और भाषा में प्रॉब्लम है, तो उन विकारों को दूर किया जाता है किसके द्वारा, स्पीच थेरेपी या वाक उपचार के द्वारा। ऑनलाइन स्पीच थेरेपी या टेलीप्रैक्टिस हाई स्पीड इंटरनेट, वेबकैम, माइक्रोफोन के साथ हैंडसेट या संचार के किसी अन्य रूप के माध्यम से स्पीच थेरेपी प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग है। यदि आपसे कोई कहे कि ऑनलाइन स्पीच थेरेपी क्या है, तो अपन को ये बता देंगे कि जो जैसे एक माना कि मैं हूँ, मैं आपको ऑनलाइन रूप से इस समय पढ़ा रहा हूँ, और फिजिकल रूप से ऑफलाइन पढ़ाने का मतलब आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इस समय मैं आपके सामने हूँ लेकिन मैं डिजिटल माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से हूँ। तो ऑनलाइन माध्यम से यदि कोई स्पीच थेरेपी देगा तो उसके लिए ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी। जैसे उसके लिए एक स्पीड का, अच्छी स्पीड का इंटरनेट चाहिए, वेबकैम चाहिए, माइक्रोफोन, हैंडसेट, संचार के अन्य जितने भी माध्यम है, इन सभी माध्यमों से यदि उसको स्पीच थेरेपी दी जा रही है तो वो ऑनलाइन स्पीच थेरेपी कहलाती है। स्पीच थेरेपी के लक्ष्य और उद्देश्य, इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, मतलब हम स्पीच थेरेपी क्यों देते हैं। सुदृढ़ीकरण और समन्वय अभ्यास, ध्वनि दोहराव और नकल के माध्यम से भाषा की मांसपेशियों के समन्वय में सुधार करना। हम क्या करते हैं, सुदृढ़ीकरण, समन्वय अभ्यास, अभ्यास उसको बार बार अभ्यास कराते हैं। ध्वनि को दोहराव, एक ध्वनि को हम बार बार उससे दोहरान करवाते हैं, और नकल करवाते हैं। हम जो बोलते हैं, जो भी आवाज़ करते हैं, उससे उसकी नकल करवाते हैं। इससे क्या होता है कि उसकी जो बोलने की मांसपेशियां, उसमें सुधार आता है। दर्पण और टैप रिकॉर्डर जैसी दृश्य और श्रवण सहायता के माध्यम से मस्तिष्क और शरीर के बीच संचार में सुधार करना। हम दर्पण और टैप रिकॉर्डर के द्वारा भी उस बच्चे की मस्तिष्क और शरीर के बीच जो संचार की व्यवस्था है उसमें हम सुधार कर सकते हैं। सांस लेने के व्यायाम के माध्यम से प्रवाह में सुधार, सांस लेने का प्रवाह जो है, उस प्रवाह के माध्यम से भी हम उसमें बोलने में सुधार कर सकते हैं। भाषा उत्तेजना के माध्यम से भाषा सीखने और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के माध्यम से भाषा के उपयोग को बढ़ाना। भाषा उत्तेजना के माध्यम से अपन भाषा सीखने को बढ़ा सकते हैं कि वो भाषा हमारी जल्दी से जल्दी सीख जाए, और भाषा का उपयोग भी हम बढ़ा सकते हैं। बच्चे को संवाद करने का वैकल्पिक तरीका सीखने में मदद करके संचार में सुधार करना। संवाद करने का वैकल्पिक तरीका सिखाते हैं। वैकल्पिक तरीका मतलब कोई भी विकल्प उसके सामने रखा जाता है, भाई इस प्रकार सीखेगा, इस प्रकार नहीं तो इस प्रकार सीखेगा, तो उसके सामने हम वैकल्पिक तरीकों का जो है उपयोग करते हैं। स्पीच थेरेपी के लाभ बहुत हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके लाभ क्या क्या हैं, ये स्पीच थेरेपी के क्या हैं, आपके सामने लाभ हैं। विचारों और भावनाओं को समझने और व्यक्त करने की क्षमता में सुधार। जो बच्चा है यदि स्पीच थेरेपी से कुछ बोलना सीख जाता है तो अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेता है। स्पष्ट वाणी, ताकि आपका बच्चा दूसरों को समझ सके, दूसरों की वाणी को समझ सके और अपनी वाणी से दूसरों को समझा सके, ये फायदा होता है। बेहतर निकलने की क्रिया और सुरक्षा, उसको भोजन वगैरह निकलने में भी उसको मदद होती है। विद्यालय तत्परता कौशल की उपलब्धि, विद्यालय में भी वो आप जो कौशल सीख रहा है उसको तत्पर मतलब जल्दी से सीख लेता है। साक्षरता पूर्व कौशल का विकास, साक्षर होने से पहले उसके अंदर कौशल का विकास हो जाता है। स्वर की गुणवत्ता में सुधार, जो उसकी बोली है, स्वर है, उसमें भी गुणवत्ता आ जाती है। धारा प्रभाव भाषण, वो तेज गति से बोल सकता है। अधिक आत्मसम्मान, उसको खुद का सम्मान जो है वो उसको और ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। और स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाती है, वो अपने काम खुद करने लग जाता है।
अब भाषण के प्रकार होते हैं सूचनात्मक, प्रेरक भाषण और विशेष अवसर। इनके बारे में आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भाषण के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर आप लिख देंगे 3, सूचनात्मक भाषण, प्रेरक भाषण, विशेष अवसर। अब ये क्या क्या होते हैं, जैसे सूचनात्मक भाषण में आपको ये चीज़ें बताएगी कि वस्तुओं के बारे में भाषण, मतलब है कुछ चीज़ों के बारे में जब हम जानकारी देते हैं तो वो सूचनात्मक भाषण होता है। कोई भी वस्तु, जैसे ये पेन है, इस पेन के बारे में यदि मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये पेन क्या है, क्या काम आता है, तो ये सूचनात्मक भाषण हो गया। तो वस्तुओं के बारे में भाषण देना, या घटना के बारे में बताना, या किसी प्रक्रिया के बारे में बताना, अवधारणाओं के बारे में बताना। देखिए इस वस्तु के बारे में मैं बता सकता हूँ, घटना हो गई, कोई दुर्घटना हो गई या अच्छी घटना हुई, घटना के बारे में आपको बताऊं, प्रक्रिया किसी चीज़ का प्रोसेस बताऊं कि ये कार्य कैसे होता है, और एक अवधारणा उसके बारे में मैं उसका तात्पर्य बताऊं, तो ये सब सूचनात्मक भाषण के अंदर आता है। ठीक है ना। इसके बाद अपन का प्रेरक भाषण क्या होता है। एक प्रेरक भाषण का उद्देश्य दर्शकों को यह विश्वास दिलाना है कि वक्ता द्वारा व्यक्त की गई व्यक्तिगत राय सही है। आप अपनी जो भी राय या जो भी प्रेरणा किसी को भी देना चाहते हैं तो उस भाषण के अंदर आपकी इतनी मजबूती होनी चाहिए कि आप उन तक ये बात समझा सकें, ये विश्वास दिला सकें कि मेरे द्वारा जो भी राय, जो भी सलाह आपको दी गई है वो बिल्कुल सही है। समसामयिक भाषण, विशेष अवसर भाषण वे भाषण होते हैं जो विशेष अवसरों पर दिए जाते हैं। ऐसे विशेष अवसरों के कई उदाहरण जहां भाषण देना उचित हो सकता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति किसी जागरण या स्मारक पर उन मित्रों और परिवार के दर्शकों के लिए भाषण दे सकता है जो उस व्यक्ति को जानते हैं जिसे स्मारक बनाया जा रहा है। समसामयिक या विशेष अवसर वाले जो भाषण होते हैं ये क्या है, पूर्व में निर्धारित नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ पर आपको अवसर मिल जाए, जहाँ पर आपको मौका मिल जाए भाषण देने का, वहाँ पर आप अच्छी प्रकार से भाषण दे सकते हैं और अपनी प्रेरणा है जो दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। ये आपका समसामयिक या विशेष अवसर भाषण कहलाता है। भाषा और श्रवण विकार, जब कोई व्यक्ति सही ढंग से या धारा प्रवाह रूप से भाषण ध्वनि उत्पन्न करने में असमर्थ होता है तो उसकी आवाज़ में समस्या होती है, उसे भाषण विकार कहते हैं। यदि कोई बच्चा है, कोई भी बात बोल रहा है, कोई भी दिव्यांग है, कोई भी चीज़ बोल रहा है और यदि बोलते समय उसको उसमें बोलने में कोई कठिनाई हो रही है तो उसको हम भाषण विकार कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषण। जैसे उसको उच्चारण में कठिनाई हो रही है, अभिव्यक्ति संबंधी विकार हो रहा है, हकला रहा है, ऐसे कोई भी इसमें विकार आ रहे हैं तो ये भाषण विकार कहलाता है। जब किसी व्यक्ति को दूसरों को समझने या विचारों भावनाओं को पूरी तरह से साझा करने में परेशानी होती है तो उससे भाषा विकार होता है। स्टॉक के परिणाम स्वरूप वाचाघात या भाषा संबंधी विकार हो सकता है। और यदि आप किसी दूसरे की भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं या अपनी भाषा को दूसरे तक अच्छी प्रकार से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो वो भाषा विकार के अंदर आता है। अब आपको भाषा विकार और भाषण विकार, ये देखिए दोनों जो श्रवण विकार और भाषा विकार ये आपको दिए गए, तो दोनों को अपन को आराम से समझ लेना चाहिए। यहाँ पर ये यहाँ पर आपकी जो पहली यूनिट है वो समाप्त हो जाती है। दूसरी यूनिट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके सामने प्रदर्शित करेंगे और जल्दी से जल्दी हम पूरा कराने का प्रयास करेंगे। और डेली आपको हम 2 वीडियो रिकॉर्ड करके भेजेंगे। 2 पेपर हमारे रह रहे हैं, एक हमारा थेरेपी वाला, एक हमारा मॉड्यूल वाला जो है लास्ट पेपर है, तो उसकी भी हमने फर्स्ट वीडियो आप तक पहुंचा दी, इसकी भी फर्स्ट हो गई। आज शाम को ही हम उसकी सेकंड वीडियो दे देंगे, कल सुबह इसकी सेकंड वीडियो आ जाएगी और कल शाम को उसकी थर्ड वीडियो आ जाएगी। तो इस प्रकार से एक वीडियो थेरेपी की, एक वीडियो आपको मॉड्यूल वाले पेपर की। तो इससे कि हम 5-6 दिन में आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तब तक आपकी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। पढ़ते रहिए, देखते रहिए और सीरियस हो जाइए इस समय अपने डीएड की एग्ज़ाम के लिए। 25 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, 4 तारीख तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे, 4 तारीख को समाप्त हो जाएंगे। तो अभी आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।